कॉनकॉर्ड बायोटेक शुक्रवार को हुई थी लिस्टिंग इस स्टॉक की और लगभग 900 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई है। 21% प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस थी 705 से 741 रुपये, यानी कि प्राइस बैंड था 741 पर प्राइस किया गया और अभी भी स्टॉक 925 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा रेस्पॉन्स मिला था इशू को, 25 गुना इशू भरा था। QIB कैटेगरी में 67 टाइम्स, रिटेल लगभग 4.25 गुना, HNI कैटेगरी में 17 गुना। अच्छा मजबूत लिस्टिंग होती हुई दिखी है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अंकुर वैद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि जॉइंट MD और CEO हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से वैद साहब ने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है और रोचेस्टर यूनिवर्सिटी से आपने MBA भी किया है। इंडस्ट्री का 15 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ ललित सेठी साहब, जो कि कंपनी के CFO हैं। मार्च 2022 से कंपनी के साथ हैं। चार्टर अकाउंटेंट तो हैं ही, साथ ही आपने कई सारी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का भी अनुभव है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, डाबर, ईस्ट इंडिया होटल्स, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। सेठी साहब का अनुभव है। आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दमदार रेस्पॉन्स आपके इशू को मिला। 25 गुना इशू भरना किसी भी लिहाज से छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ लिस्टिंग बड़ी दमदार हुई, यानी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इशू के वक्त भी और लिस्टिंग के बाद भी बरकरार रहा। तो वैद साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। बधाइयाँ। और सर, कैसे रही लिस्टिंग आपकी उम्मीदों के मुताबिक? उम्मीदों से ज़्यादा प्यार कम मिला है, बराबर मिला है, ज़्यादा मिला है सर? सिर्फ प्यार तो हमेशा हमें मिला है एंड वी हैव बीन वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया है। जी। हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हमारे साथ थे, रेयर हमारे साथ था जब लिस्टिंग हुई, रेखा जी वाज देयर, क्वाड्रिया कैपिटल से हमारे जितने कस्टमर्स थे, काफी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हमारे साथ थे। तो प्यार हमें बहुत मिला है और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका। तो वैद साहब, देखिए, इतना प्यार जब मिलता है तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। अब आपके इन्वेस्टर्स जो नए आए हैं कंपनी में, पुराने वाले तो खैर आपको जानते पहचानते हैं सालों से, लेकिन जो नए आए हैं वो कंपनी के विजन के बारे में आपसे जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि अब चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं तो थोड़ा आप आगे फ्यूचर का आउटलुक वगैरह बता सकते हैं, गाइडेंस बता सकते हैं, विजन बता सकते हैं। 3 साल 5 साल में आप कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा जैसे फोकस हमने बोला है कि हमारा फोकस फर्मेंटेशन एपीआईज की तरफ है एंड 2000 से अब तक हमने जितने भी एपीआई बनाए हैं वो सिर्फ फर्मेंटेशन फोकस्ड ही हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर आप देखें हमारी जो पाइपलाइन है वो इसी कैटेगरी ऑफ फर्मेंटेशन एपीआईज में है, इन डिफरेंट थेरेपेटिक क्लास, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, एंटी इन्फेक्टिव्स हो, एंटी फंगल हो, इम्यूनोसप्रेसेंस हो। तो हमारा फोकस फर्मेंटेशन एपीआईज की तरफ ही रहेगा और इसको देखते हुए हमने एक नई फैसिलिटी 2000 FY22 में चालू की थी, जहां पे हमने 800 मीटर क्यूब ऑफ फर्मेंटेशन कैपेसिटी डाली है, vis-a-vis the 450 मीटर क्यूब दैट वी हैव एट यूनिट 1। तो हमने अपनी कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया है, विच विल बी यूज्ड फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज होगा एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ ये जो R&D प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए होगा। जस्ट जून ऑफ 2023 में हमारा ये फैसिलिटी इंस्पेक्ट हुआ था यूएस एफडीए से एंड कुछ दिन पहले ही, आई वुड से लिस्टिंग से एक दिन पहले, हमको यूएस एफडीए से EIR रिपोर्ट भी आ गई इस प्लांट के लिए, विच इज अ वेरी वेरी बिग माइलस्टोन फॉर अस। तो इसमें क्या है, अभी ये दोनों साइट्स जो हैं, ये यूनिट 1 एंड हमारी जो न्यू साइट है, ये एट पार हो गई है फ्रॉम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस टू increase our growth in the coming years। तो अभी हमारा जो टारगेट रहेगा ये कैपेसिटीज को अच्छे से कंसोलिडेट करना, अच्छे से यूज करना फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। बात है। तो अब ये आपके लिए आगे टारगेट है। सेठी साहब, आपसे एक अंदाज़ा ग्रोथ के बारे में लेना चाहता हूँ। आमतौर पर जनरली सब लोग जानते मानते हैं कि जब IPO आता है तो कंपनी की ग्रोथ बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। पिछले 2-3 साल की जाहिर सी बात है कि मजबूत आंकड़े नज़र आते हैं, लेकिन IPO आने के बाद और हायर बेस पे क्या कंपनी उतनी ही मजबूती से या उससे ज़्यादा ग्रो कर सकती है? आपका क्या अंदाजा है रेवेन्यू के लिहाज से? अगले 3 साल के लिए आप व्यू देना चाहें, रेवेन्यू, मार्जिन, मुनाफे के लिहाज से किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल, जैसे पिछले सालों में भी हम लोगों की जो ग्रोथ थी वो 18% CAGR की रही है। पिछले 8 साल से देखें या 10 साल से देखें, वी हैव बीन ग्रोइंग एट ए CAGR ऑफ अराउंड 18%। और अभी जैसे अंकुर सर ने बताया कि अभी हम लोगों के पास कैपेसिटीज अवेलेबल है, हमारे पास नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन कैपेसिटीज को, प्रोडक्ट्स को और नई रेगुलेटरी अप्रूवल्स उनसे हम लोगों के पास आई हैं।
उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो सी ग्रोथ है वो उससे पहले से अच्छी होने की उम्मीद है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, मार्जिन का सवाल है, एबिटा मार्जिन का सवाल है या पैट मार्जिन का सवाल है, जो हम लोगों के हिस्टोरिकल रहे हैं उसमें जैसे जैसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल इंप्रूव होंगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट भी आने की संभावना है। वैद साहब, जैसा आपने कहा भी, और आप फॉर्चुनेट रहे कि बड़े बड़े नाम आपकी कंपनी के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं। आईपीओ में भी झुंझुनवाला परिवार की तरफ से कोई भी स्टेक बेची नहीं गई, अभी लगभग 25% 24% के आसपास उनकी हिस्सेदारी है। क्या कुछ ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अमल पारेख साहब हैं, झुंझुनवाला साहब हैं, इनका इरादा है फ्यूचर में आगे चलते हुए कुछ एनकेश करने का कि चलिए लिस्ट हो चुकी है, अब हम थोड़ा प्रॉफिट बुक हम भी करें, या फिर लंबे समय तक ये अब भी बने रहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप देखें, रेयर ट्रस्ट जो है वो हमेशा से एक लॉन्ग टर्म विजन से चले हैं। एंड जब तक उनको कंपनी में ग्रोथ दिखती है, वो हमेशा से उन कंपनीज के साथ रहे हैं। तो वी आर वेरी होपफुल दैट दे विल कंटिन्यू हमारे साथ इस ग्रोथ स्टोरी में, बिकॉज अभी जिस तरह के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ growth opportunity इस कंपनी में, and they look at that this will create a value for the shareholders. So I am hopeful कि जिस तरह हमने उनके साथ 23 साल का जर्नी किया है, हम आगे भी उनके साथ बने रहेंगे इन दिस ग्रोथ जर्नी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है सर, 23 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना। नहीं तो प्राइवेट इक्विटी फंड होते तो अब तक तो बेच बिचा के निकल भी जाते, बोले चलो हो गया बहुत। तो ये बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स होने का ये बड़ा फ़ायदा भी है, जब तक ग्रोथ दिखती है वो बने भी रहते हैं। सेठी साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, हर चीज़ आपकी कंपनी के बारे में बहुत बढ़िया दिखती है, शानदार, फर्स्ट क्लास। वेद साहब बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतने लंबे समय से ग्रोथ भी आ रही है। सबको एक ही चीज़ पे सवाल रहता है कि एक, आपका चाइना से रॉ मटेरियल बहुत आता है, 32% वहाँ से आ रहा है, कल को कुछ ऊंचा नीचे हो गया तो हालत बड़ी ख़राब है वहाँ पर। दूसरा ये कि अमेरिका को आपका 17% रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ से। तो धीरे धीरे कंपनी का क्या प्लान है ये डिपेंडेंसी कम करने को लेकर? इसमें यदि आप देखें कि जैसे 2022 में हम लोगों ने जो कैपेसिटी की एक्सपेंशन करी थी, जो रॉ मटेरियल चाइना से आता है या आया करता था, तो उसमें अब हमारी सेल्फ डिपेंडेंस है। अब हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज कहना मैं चाहूंगा आपसे कि जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता था वो सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर को मद्देनजर करके किया जाता था। ऐसा नहीं था कि हम लोग इंटरनली उसको बना नहीं सकते थे। पहले हम लोगों के पास जैसे कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट रहती थी, इसलिए ये जरूरी होता था कि हम लोग वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट को अपने प्लान में बना के जो केपीआई है उसको हम लोग इंपोर्ट करें। आने वाले समय में भी हम लोगों की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ बाय और मेक डिसीजन, नथिंग एल्स। जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, यूएस मार्केट में जैसे हम लोगों का 17% के आसपास का एक्सपोर्ट्स रहता है, जिसमें वो फॉर्मुलेशन के और एपीआई के मद्देनजर रखते हुए। जहां तक डिपेंडेंस का सवाल है, हमारी जो सी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। और आने वाले जो से समय में हम लोगों का जो सा फोकस है वो इमर्जिंग मार्केट पे, डोमेस्टिक मार्केट पे, और जो से अपॉर्चुनिटी वाली जो सी पॉकेट्स हैं यूएस में, उस पे ही रहा है और उस पे ही रहने वाला है। ओके, तो चलिए बढ़िया, तो इमर्जिंग मार्केट पर फोकस रहेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद बैद साहब आपका, सेठी साहब आपका भी, और एक बार फिर से दमदार लिस्टिंग की आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे की पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अनिल जी।